आज हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। जो वेरिएबल्स हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे उनको अगर किसी इक्वेशन से कैलकुलेट करना हो तो कैसे किया जा सकता है। मींस हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है। मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूं कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन 8y इज इक्वल टू 16 cos 100 pi t। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक इक्वेशन मैंने मेंशन की। इसमें y हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और जो t है दैट इज टाइम ऑब्वियसली। तो ये इक्वेशन हमारे पास सिंपल हार्मोनिक की गिवन है 8y इज इक्वल टू 16 cos 100 pi t। आप लोगों ने क्या करना है, इस इक्वेशन से डिफरेंट वेरिएबल्स को फाइंड करना है। वो वेरिएबल्स क्या है आप फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से कि हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड क्या है। सेकेंड चीज आप कैलकुलेट ये करेंगे कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी हमारे पास है उसके फेज कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। थर्ड आप कैलकुलेट करेंगे उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। मैं चाहूंगा कि आप लोग साथ साथ इसकी कैलकुलेशन को स्टार्ट कर दें। इसके अलावा आप लोग कैलकुलेट करें एंगुलर फ्रीक्वेंसी के अलावा इस इक्वेशन से कि वाइब्रेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड क्या है, और जब टाइम पीरियड आपका कैलकुलेट हो जाएगा तो आप फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग कैलकुलेट ये करेंगे कि हमारे पास उस वाइब्रेटिंग बॉडी की इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, कब, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ये तमाम वेरिएबल्स हैं जो आप लोगों ने कैलकुलेट करने हैं। इक्वेशन गिवन है, टाइम लें, आपके पास टोटल 2 मिनट्स हैं और इनके आंसर्स यहाँ मेंशन करें। आंसर जब मेंशन करेंगे जैद यहीं पर आप आंसर देंगे लाइव चैट के अंदर ही, तो साथ मेंशन करेंगे कि एम्पलीट्यूड का आंसर ये, फेस कांस्टेंट का आंसर ये, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का आंसर ये। तो 2 मिनट्स आपके पास है, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। देखिए सबसे पहला काम, अगर ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन दो जगह आप लोगों से पूछा जाएगा, एक अल्टरनेटिंग करंट के यूनिट के अंदर और उसके अलावा सिंपल हार्मोनिक मोशन के यूनिट के अंदर। इसमें इक्वेशन गिवन होगी और वेरिएबल्स को फाइंड करना होगा। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम ये है कि आपने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन तब होगी जब लेफ्ट साइड के ऊपर y के साथ आपके पास 1 मल्टीप्लाई हो। अब ये 8y है, तो पहला काम क्या होगा, जो 8 है ये डिवाइड हो जाएगा आकर राइट साइड के ऊपर। जब 8 राइट साइड पे आके डिवाइड होगा तो प्रॉपर इक्वेशन ये बनेगी 16 डिवाइड बाय 8 इंटू कॉस ऑफ 100 पाई टी। पहला काम ये है, हमेशा चाहे अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए, लेफ्ट साइड के ऊपर वेरिएबल 1 आना चाहिए। तो 1 कब आएगा, जब उस वेरिएबल को राइट साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो अब हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई 16 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गई 2 कॉस 100 पाई इंटू टी। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने से पहले आप इस इक्वेशन को देखकर फेस कांस्टेंट बता सकते हैं। कल मैंने बताया था कि अगर हमारी इक्वेशन के अंदर कॉज आ रहा है तो इसका मतलब मोशन स्टार्ट हो रही है एक्सट्रीम से। अगर तो यहाँ साइन पॉजिटिव होगा तो 90 डिग्री, और अगर यहाँ पर 270 होगा तो नेगेटिव साइन आ रहा होगा। तो पॉजिटिव साइन का मतलब ये है कि पहला वेरिएबल मेरा जो बी है फेस कांस्टेंट, वो फाइंड हो गया इक्वेशन से, और वो कितना है, फेस कांस्टेंट फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्यों 90 डिग्री, क्योंकि मेरी इक्वेशन में कॉज है और इसका जो ग्राफ होगा वो पॉजिटिव कॉज का ग्राफ बन रहा होगा। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज ये कि आप इस इक्वेशन को अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी। अब जब कंपेयर करेंगे तो 2 किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स नॉट के। तो मीन्स हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो 2 है, एम्पलीट्यूड भी कैलकुलेट हो गया। उसके अलावा कंपेयर क्या होगा, ओमेगा, और ओमेगा किसके इक्वल आएगा, 100 पाई के। तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन अगर हो गई है तो आप टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हो, बिकॉज ओमेगा इज 2 पाई ओवर टाइम पीरियड। तो यहां से टाइम पीरियड इक्वल आएगा 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा। तो ओमेगा क्या है, 100 पाई।
तो पाई कैंसिल होगा 2/100, तो हमारे पास टाइम पीरियड आ गया 1/50। और टाइम पीरियड अगर 1/50 तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, वो 50 आ जाएगी। अब टाइम पीरियड भी कैलकुलेट हो गया, फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट हो गई, एक वेरिएबल रह गया और वो है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम इज 2 सेकंड। अब इसके लिए क्या करना है, हमारी जो इक्वेशन थी वो थी y इज इक्वल टू 2 cos 100 पाई इंटू टी। इस इक्वेशन के अंदर आप टाइम की वैल्यू को 2 सेकंड पुट करोगे। ये वो पॉइंट है जहां पर आपसे गलती हो सकती है, अदरवाइज क्वेश्चन सिंपल है। अब यहां पर आपने टाइम की जगह 2 पुट कर दिया, तो ये आ गया cos 100 पाई इंटू 2, 2 इंटू 100, आपके पास क्या आएगा 200। अब 200 पाई लिखने की जरूरत नहीं है, इसको किस फॉर्म में आप लिखें, इसको लिखें 2 cos 100 इंटू 2 पाई। मैंने ऐसा क्यों बताया, 100 इंटू 2 पाई का मतलब क्या है, देखें 2 पाई का मतलब होता है 1 रोटेशन, तो 100 टाइम्स 2 पाई का मतलब होगा 100 साइकिल्स या 100 रोटेशंस। तो 100 रोटेशंस का मतलब ये है कि हमारे पास अगर लेट से बॉडी स्टार्ट होती है पॉइंट ए से, तो अगर उसकी 1 कंप्लीट साइकिल हुआ तो ये 2 पाई है, अगर 2 साइकिल कंप्लीट हो तो क्या आएगा हमारे पास 4 पाई, अगर 3 साइकिल कंप्लीट हो तो 6 पाई। इसी तरह अगर आपके ये जो साइकिल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बोल दें इसको, अगर ये 100 होंगी तो तब हमारा आंसर क्या आएगा 102 पाई। और हम जानते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन पीरियोडिक होती है, तो वाइब्रेटरी मोशन अगर पीरियोडिक है तो 100 टाइम्स 2 पाई का मतलब होगा हम किस पॉइंट के ऊपर हैं, 0 डिग्री के ऊपर। और 0 डिग्री पर जो कॉस की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1। इसका मतलब ये हुआ कि 100 टाइम 2 पाई की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो ये सिंपल सा हमारे पास मेथड है कि बजाय इसके कि आप 100 को 2 से मल्टीप्लाई करके 200 पाई लिख दें, आप 100 को वैसे ही रहने दें और साथ एक ऐसा एंगल लिख दें जिस एंगल की वैल्यू आपको पता है। उसका फायदा ये होगा कि अगर आपको cos 2 पाई की वैल्यू पता है तो जो cos 2 पाई का आंसर होगा वही cos 100 टाइम्स 2 पाई का आंसर होगा, क्योंकि एंगल क्या होता है पीरियोडिक होता है। अब दो चीजें, आप अदरीस ने कहा कि फेज जो कांस्टेंट है वो 90 कैसे है। देखिए मैंने कल आपको बताया था कि हमारे पास अगर तो पीरियोडिक मोशन मीन से स्टार्ट हो तो फेज कांस्टेंट 0 है, हमारी इक्वेशन में साइन आएगा। अगर हमारी मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट होती है हमारी इक्वेशन में कॉज आएगा, फेज कांस्टेंट 90। तो अगर आप यहां पर इक्वेशन को देखें तो इक्वेशन में क्या आ रहा है कॉज, तो यहां से ये पता चल गया कि मोशन मीन से नहीं है एक्सट्रीम से है। और अगर ये साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम मींस 90 डिग्री, और अगर ये नेगेटिव आता तो नेगेटिव एक्सट्रीम आता तो फिर एंगल कितना होता 270। इसकी बात मैं भी कर भी दूंगा दोबारा रिवाइज करवाने के लिए। फिर सरफराज ने पूछा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सिंपल है, एक इक्वेशन हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन नंबर 2 ये है, इन दोनों को कंपेयर करना। जब कंपेयर करेंगे तो यहां पर ओमेगा किस वेरिएबल के इक्वल आ रहा है 100 पाई के, तो ओमेगा को 100 पाई के इक्वल पुट कर देंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 पाई आ गई। नेक्स्ट जो चीज आप रिपीट करने को कह रहे हैं, पॉइंट मेंशन किया करें कि कौन सा पॉइंट रिपीट करना है, लेकिन मुझे पता है फिलहाल आप कौन सा पॉइंट कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये एंगल वाला पॉइंट रिपीट कर दो, ये वाला, यहां पर आपको इशू है। देखिए एक बड़ी सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपको पता है कि हमारे पास ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, और फिर ये क्या आएगा 2 पाई आएगा। और इसी तरह से ये एंगल क्या होंगे बार बार रिपीट होते जाएंगे, ये एंगल क्या होंगे बार बार रिपीट होंगे। अगर हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट होता है तो आप 0 के ऊपर कहां पर आ जाओगे 2 पाई। अब आपको पता है कि जो cos 0 की वैल्यू है वो भी 1 है, और इसी तरह जो cos 2 पाई की वैल्यू है वो भी क्या है 1। अब हमारे पास अगर एक और साइकिल कंप्लीट होता तो 2 पाई प्लस 2 पाई यहां पर क्या आ जाता cos 4 पाई, आंसर तब भी क्या आता 1 आता। ये बात समझ आ गई। फिर एक और साइकिल कंप्लीट होता तो यहां पर क्या आता cos ऑफ 6 पाई। तो इसी तरह अगर आपके पास यहां पर मूव करते हुए 100 साइकिल कंप्लीट हो, तो 100 साइकिल अगर कंप्लीट होंगे तो क्या लिखेंगे हम यहां पर लिखेंगे 100 इंटू 2 पाई, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट होने पे 2 पाई
2 साइकिल कंप्लीट होने पे 2 टाइम्स 2 पाए, तो 3 साइकिल पे 3 टाइम्स 2 पाए, तो 100 साइकिल कंप्लीट होने पे 100 टाइम्स 2 पाए। तो cos 2 पाई अगर 1 होगा तो cos 100 टाइम्स 2 पाई भी 1 होगा, और इवन यहां पर अगर cos 1000 टाइम्स 2 पाई आएगा तब भी आंसर क्या आएगा, 1 के इक्वल ही आएगा। अदनान आसिम जो आप लिख रहे हो ना 100 पाई बाय 2, तो 2 को 100 से डिवाइड कर दो, 50 पाई आ गया, और 50 पाई को क्या लिख सकते हो आप 25 इंटू 2 पाई लिख सकते हो, तो आंसर फिर भी 1 ही आएगा। तो ये पॉइंट बड़ा सिंपल है कि एंगल पीरियोडिक है। अगर एंगल पीरियोडिक है तो जब भी आप दोबारा उस पॉइंट पर आओगे वैल्यू रिपीट होती है। एक साइकिल के बाद आए, 2 साइकिल के बाद आए, 3 साइकिल के बाद आए, उस वैल्यू ने क्या होना है, वो रिपीट होना है। अगर 100 500 हो तो 500 इंटू 2 पाई, तब भी 2 पाई वाला आंसर ही होगा। क्लियर हो गया? तो हमारे पास ये एक आप कह सकते हो कि एक तरह की क्या है, ये एक तरह की सीरीज है। जब हम जीरो पर आ रहे हैं ना, तो जीरो पे हमारे पास सीरीज क्या आ रही है, अगर जीरो पे सीरीज को देखें तो जीरो आ रहा है, फिर 2 पाए, फिर 4 पाए, फिर 6 पाए, फिर 8 पाए, फिर 10 पाए, और इसी तरह से ये आ रहा है 200 पाए। इन तमाम एंगल्स पे कॉस की वैल्यू क्या होगी, 1, और इन तमाम एंगल्स पे साइन की वैल्यू क्या होगी, 0। इन तमाम एंगल्स के ऊपर जो 0 2 पाए 4 पाए, इसका मतलब है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इनके ऊपर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, कॉस की 1, और अगर साइन होगा तो यहां पर वैल्यू क्या आ रही होगी, 0, इन तमाम एंगल्स के ऊपर। अब मैं अगर पाई की बात करूं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो इवन इंटीजर्स हैं वो यहां पर आ गए हैं पाई के साथ, तो जो ऑड इंटीजर्स होंगे वो यहां पर आएंगे, तो यहां पर क्या आएगा, यहां आएगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, और ये हमेशा ऑड नंबर्स आ रहे होंगे। तो जब ये ऑड नंबर्स आ रहे होंगे तो ये एंगल क्या है, पाई का। इन तमाम एंगल्स के ऊपर अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो कॉस की वैल्यू आएगी वो -1 आएगी, और जो साइन की वैल्यू हमारे पास आएगी वो इन पॉइंट्स पे क्या आ रही होगी, 0 आ रही होगी। क्लियर है? साइन 0 बनीन 0 होता है। तो ये मैंने दोनों का बता दिया, साइन का भी और कॉस का भी। तो अगर पाई के साथ क्या आ रहा है, पाई के साथ इवन आ रहा है, तो इसका मतलब आप 0 के ऊपर हो, और अगर पाई के साथ ऑड आ रहा है इसका मतलब आप कहां पर हो, 180 पर हो। क्लियर? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो मेन पॉइंट है वो यही है, इसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं है जहां पर आप गलती कर सकते हैं। तो ये सीरीज का बनाना आपके लिए जरूरी है। अब फर्ज करो मैं पाई बाय 2 की बात करता हूं, तो पाई बाय 2 के बाद नेक्स्ट यहां पर क्या आएगा, पाई बाय 2 प्लस 2 पाई, क्योंकि एक रोटेशन कंप्लीट हो गई, फिर 2 पाई ऐड करते जाएं, आप इसकी सीरीज ही बना सकते हैं। सिमिलरली 3 पाई बाय 2, 2 पाई ऐड करें नेक्स्ट आ जाएगा, फिर 2 पाई ऐड करें नेक्स्ट आ जाए, तो इसकी सीरीज भी डेवलप हो जाती है। अदनान आसिम कॉस 100 पाई बाय 3 आएगा कैसे, पहली बात तो ये है, खुद से चीजों को ना सोचें, जो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज होती हैं ना विदाउट कैलकुलेटर जो यूज हो जाती हैं वो आती हैं, जिनको आप विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व नहीं कर सकते हो वो आपसे यहां पर कभी नहीं पूछेगा एमडी कैट में या ई कैट के अंदर। तो जो पॉसिबल चीजें हैं उनको सोचा करें, माइंड को डेविएट ना करें अपनी एक्चुअल चीज से। जब माइंड को डेविएट करेंगे तो इसका मतलब आप अपने गोल से डेविएट कर रहे हैं। तो ये चीज मैं आपको कहूंगा कि एक चीज एक्सरसाइज कर लीजिएगा, वो एक्सरसाइज ये कि हमारे पास ये जो सीरीज बनती हैं ये क्या बनती हैं, इन सीरीज का बनाना आपके लिए जरूरी है कि हमारे पास जो जीरो है इसमें 2 पाई ऐड करते जाएं। जब आप 2 पाई ऐड करते जाएंगे आपके पास जो नेक्स्ट एंगल है वो आता जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा ये तमाम इवन इंटीजर्स हैं। इसी तरह आप 180 की बात कर रहे हैं, ये मैं 0 डिग्री के लिए लिख रहा हूं, ये मैं आपको चाहूंगा कि आप लोग इसको करें। तो 180 डिग्री के लिए भी सेम यही है कि पहला एंगल क्या है, पाई, पाई में 2 पाई ऐड करें 3 पाई, फिर 3 पाई में 2 पाई ऐड करें 5 पाई, फिर 2 पाई ऐड करें 7 पाई, फिर 2 पाई ऐड करें 9 पाई। तो आप देख रहे हैं कि 180 पर हमेशा पाई के साथ कौन आ रहा है, ऑड आ रहा है। सेम प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है 90 डिग्री के लिए और 270 डिग्री के लिए। पहला एंगल पाई बाय 2 है ना, 2 पाई ऐड कर दें नेक्स्ट आएगा, फिर 2 पाई ऐड कर दें, ये चीज आप लोगों ने खुद करनी है।
सिमिलरली 270 पर देख लें, 3 पाई/2 है ना, 2 पाई ऐड करते जाएं क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट होना है, तो 2 पाई ऐड करेंगे नेक्स्ट आ जाएगा। जैसे पाई/2 है तो पाई/2 में अगर आप 2 पाई ऐड करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2, यह आएगा पाई, और यहां पर आपके पास आएगा 4 पाई, तो यह आएगा 5 पाई/2। तो यहां पर जो नेक्स्ट आपके पास आ रहा होगा वो 5 पाई/2 आ रहा होगा। अगर मैं 3 पाई/2 में 2 पाई ऐड करूंगा, एलसीएम क्या है 2, तो यह आ गया 3 पाई, यह आ गया 4 पाई, तो ये क्या आएगा, ये 7 पाई/2 आ रहा होगा। तो इसका नेक्स्ट क्या होएगा, वो 7 पाई/2। अब आप इजीली गैस कर सकते हो, 1 पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर 9 पाई/2 आएगा। तो यहां पर क्या आएगा, यहां 11 पाई/2 आएगा। तो ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। यही सीरीज आपको ऊपर नजर आ रही है, 0 के बाद पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, और ये चीज चलती जाएगी। तो 90 डिग्री पर या पाई/2 पे जो आंसर होगा वही 5 पाई/2 पे होगा, वही 9 पाई/2 पे होगा, वही 13 पाई/2 पे होगा, वही 17 पाई/2 पे होगा। और जो आंसर 3 पाई/2 पे होगा वही 7 पाई/2 पे होगा, वही 11 पाई/2 पे होगा, और वही 15 पाई/2 पे होगा। आप गेस भी कर सकते हो कि यह 9 के बाद नेक्स्ट कौन आएगा, यहां 13 आएगा, और यहां पर 11 के बाद कौन आएगा, यहां 15 आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आइंदा कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैलकुलेटर के बगैर वाला ही आएगा। यदनान, जो मैं पॉइंट आपको बताया, बाकी लोग भी सुन लें, कैलकुलेटर के साथ वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर ये सीरीज आपके माइंड में हो। तो ये जो सीरीज मैंने लिखी है इसके बारे में आपने सोचना है, और एक दफा खुद से इसको आप लोगों ने जुबानी लिखने की कोशिश करनी है। तो उम्मीद है जब आप लोग खुद इसको एक दफा लिख लेंगे तो ये चीज आपको भूलेगी नहीं। और मजीद प्रैक्टिस ऐसे करने के लिए क्वेश्चन आप एक्सरसाइज का लास्ट न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। उसमें तो उसने चंद एक चीजें पूछी हैं, लेकिन जो मैंने आपसे तमाम चीजें पूछी हैं आप तमाम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अदनान आसिम, जो थर्ड और फोर्थ सीरीज है ना, 90 और 270, उस पे कॉस का आंसर तो 0 आएगा, लेकिन साइन का आंसर 90 पे 1 आएगा और 270 के ऊपर -1 आएगा। चलें, अब मैं नेक्स्ट चलता हूं। एक चीज आपको मैं कल वाले पॉइंट से रिलेटेड रिवाइज करवा दूं। अब देखिए, हमने जब कल बात की थी अपने फेस कांस्टेंट की, तो वहां मैंने आपको समझाया था कि जो फेस कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो हमें बताती है कि हमारे पास ग्राफ कैसा होगा, हमें फेस कांस्टेंट की वैल्यू बताती है कि हमारे पास इक्वेशन कैसी होगी। तो मैं आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको वो चीज रिवाइज करवाने लगा। जब फेस कांस्टेंट हमारे पास 0 डिग्री होगा तो 0 का मतलब है कि मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट हो रही है, साइन वेव आएगी, और इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। जब हमारे पास फेस कांस्टेंट की वैल्यू 90 है तो 90 के ऊपर बॉडी की मोशन स्टार्ट कहां से होगी, एक्सट्रीम से। जब बॉडी की मोशन स्टार्ट एक्सट्रीम से होगी तो जो ग्राफ होगा वो कॉस फंक्शन का होगा, और हमारी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा। और अब 180 की अगर बात करें तो 180 का मतलब होगा कि दोबारा मीन से, लेकिन अब बॉडी 180 डिग्री पर है तो ग्राफ किसका होगा, नेगेटिव साइन का, और यहां के पास आएगा x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा। और अगर फेस कांस्टेंट की वैल्यू 270 है तो 270 डिग्री के ऊपर हमारे पास नेगेटिव एक्सट्रीम से ग्राफ स्टार्ट होगा, ये ग्राफ बनेगा, और इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट कॉस थीटा। तो इक्वेशन को देखकर हमें यह बात पता चल जाती है कि हमारे पास इक्वेशन क्या होगी और ग्राफ किसका बनेगा। कि फेस कांस्टेंट अगर आपके पास 0 है तो साइन वेव का ग्राफ होगा, बॉडी की मोशन मीन से। अगर हमारे पास 90 है तो कॉस फंक्शन का ग्राफ होगा एक्सट्रीम से। अगर 180 है दोबारा मीन से, लेकिन नेगेटिव साइन थीटा का ग्राफ होगा। और अगर 270 है तो नेगेटिव कॉस थीटा का ग्राफ बनेगा। इसी वजह से आज वाले क्वेश्चन की इक्वेशन को देखकर हमने बता दिया कि क्या फेस कांस्टेंट हमारा 0 है या 90 है। कॉस था तो कॉस 90 डिग्री को शो करेगा, अगर नेगेटिव कॉस होता तो फिर वो 270 डिग्री को शो कर रहा होता। तो कल वाला लेक्चर देख लें, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। और इवन वाला प्लीज मतलब बता दें क्या चीज आप पूछ रही हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि आप लोग क्या पूछना चाह रहे हैं।
आज हमने दो टॉपिक्स को डिस्कस करना है। एक हमने डिस्कस करना है मैश स्प्रिंग सिस्टम को और एक हम डिस्कस करेंगे सिंपल पेंडुलम को। स्टार्ट करते हैं मैश स्प्रिंग सिस्टम से। और मैश स्प्रिंग सिस्टम भी मैंने बताए थे कि दो तरह के हम डिस्कस करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल जो हमारी बुक में डिटेल में डिस्कस हुआ है और साथ ही साथ हम वर्टिकल की बात भी करेंगे। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको अगर हॉरिजॉन्टल मैश स्प्रिंग सिस्टम का आइडिया हो गया आप वहीं से वर्टिकल की इक्वेशन को भी डेवलप कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मैश स्प्रिंग सिस्टम एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। हॉरिजॉन्टल मैश स्प्रिंग सिस्टम इसको कहते क्यों है? क्योंकि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग प्रेजेंट है जो अटैच है एक फिक्स एंड से और दूसरा एंड अटैच होता है एक ऑब्जेक्ट से जिसका मैस क्या है एम। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है और हमारे पास अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो इसका मतलब हम फ्रिक्शन की बात यहां पर नहीं कर रहे होंगे। इनिशियली बॉडी रेस्ट पर है अपनी मीन पोजीशन पर जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। इस बॉडी को डिस्टर्ब करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर अप्लाई करेंगे एक एक्सटर्नल फोर्स। और ये एक्सटर्नल फोर्स कैसे फाइंड होगी? फ्रॉम हुक्स लॉ। हमने एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई किया, स्प्रिंग क्या करेगा? स्प्रिंग स्ट्रेच करेगा। और लेट से हम इस बॉडी को पॉइंट ओ से मूव करवा के कहां तक ले आए? अप टू पॉइंट ए। तो जो इसमें एलोंगेशन प्रोड्यूस हुई दैट इज एक्स। क्या चीज स्टोर हो रही है इसके अंदर? इसमें पोटेंशियल एनर्जी हर पॉइंट पे स्टोर हो रही है। अब हर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है तो इस बॉडी के अंदर एबिलिटी है उस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने की। तो जैसे ही पॉइंट ए के ऊपर जाकर हम अपनी इस एक्सटर्नल फोर्स को, अप्लाइड फोर्स को जीरो करेंगे तो क्या होगा? इस बॉडी पे उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से एक रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगी जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन होगी। और ये क्या करेगी? इस बॉडी को टुवर्ड्स मीन मूव करवा के ले आएगी। क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसी फोर्स जो बॉडी को वापस मीन पोजीशन की तरफ लेकर आए, जो बॉडी को एक्सेलरेट करवाए। अब बॉडी जब मीन पर आती है तो बॉडी मीन पर आके रुकती नहीं है। क्यों नहीं रुकती? क्योंकि मीन पोजीशन पर जब बॉडी आ रही होगी तो अब उस बॉडी के अंदर इनर्शिया प्रेजेंट है। तो कई बुक्स में यह कहा जाता है कि इस पॉइंट के ऊपर इनर्शियल फोर्स होती है जो बॉडी को दोबारा मीन से एक्सट्रीम पर लेकर जाती है। अब जब बॉडी एक्सट्रीम की तरफ जाएगी, अब जो पहले स्प्रिंग हमारे पास स्ट्रेच हुआ था अब वो स्प्रिंग क्या होएगा? कंप्रेस। लेट से अब बॉडी कहां पर आ गई? लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ। और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं पॉइंट बी। अब जैसे पॉइंट ए पर जाते हुए स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा था, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही थी। अब पॉइंट बी की तरफ आते भी स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। दोबारा पॉइंट बी पर जाकर क्या होगा? अगेन उस बॉडी के ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगी जो उस बॉडी को टुवर्ड्स मीन मूव करवाएगी। और जब बॉडी मीन पर आएगी तो इनर्शियल फोर्स उसको दोबारा एक्सट्रीम की तरफ लेकर आएगी। अब हमसे अगर पूछा जाए कि मैश स्प्रिंग सिस्टम को जब डिस्टर्ब किया जाता है तो उस सिस्टम की वाइब्रेशन का कॉज कौन सी फोर्सेस है? तो हम कहेंगे कि उस वाइब्रेशन का जो कॉज है वो दो फोर्सेस हैं। और वो दो फोर्सेस कौन सी हैं? एक है रीस्टोरिंग फोर्स जो एक्सट्रीम पर लग रही होती है और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन होती है। और एक फोर्स होती है इनर्शियल फोर्स जो मीन पॉइंट पे लग रही होती है और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्सट्रीम होती है। और आप ये देख सकते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन और इनर्शियल फोर्स हमेशा मीन से अवे एक्सट्रीम की तरफ लग रही होती है। अब इन दोनों की वैल्यू क्या है? एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स और हमारे पास जो रीस्टोरिंग फोर्स है, इनकी वैल्यूज। रीस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर यूज करेंगे हुक्स लॉ। एंड अकॉर्डिंग टू हुक्स विद इन इलास्टिक लिमिट, कि अगर हम स्प्रिंग को उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए स्ट्रेच करते हैं, क्योंकि इलास्टिक लिमिट के अगर बियॉन्ड चले जाएंगे फिर तो वापस नहीं आएगा, उसमें प्लास्टिसिटी परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो विद इन इलास्टिक लिमिट हम जितनी उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, कौन सी? एक्सटर्नल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी इलोंगेशन या कंप्रेशन के। कुछ भी हो सकता है। जिस एग्जांपल में हमने स्ट्रेच लिया हम कंप्रेस भी कर सकते थे। और यहां पर जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन एलिमिनेट होता है तो जो कांस्टेंट आता है दैट कांस्टेंट इज के। एंड व्हाट इज के? के के दो नाम हम यहां पर यूज करते हैं। के को स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहा जाता है और स्प्रिंग कांस्टेंट के अलावा इसको फोर्स कांस्टेंट का नाम भी दिया जाता है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर हमसे पूछा जाए
कि स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग की कौन सी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा रिजिडिटी ऑफ स्प्रिंग, कि अगर स्प्रिंग रिजिड ज्यादा है, उसको कंप्रेस या स्ट्रेच करना आसान नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। अभी या स्टिफनेस भी कह सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। जितना स्प्रिंग रिजिड होगा, स्टिफ होगा, उसको कंप्रेस और स्ट्रेच करना मुश्किल होगा, उतनी उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। और अगर मैं यहां से स्प्रिंग कांस्टेंट को लिखना चाहूं कि स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट किसके इक्वल है, यानी इसका अगर हमसे कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है स्प्रिंग कांस्टेंट का या फोर्स कांस्टेंट का, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि विद इन इलास्टिक लिमिट इट इज अ कांस्टेंट रेशियो बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड इलोंगेशन या कंप्रेशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ स्प्रिंग। ये कांस्टेंट रेशियो है, ये ना तो डिपेंड करेगा अप्लाइड फोर्स के ऊपर और ना ये डिपेंड करेगा हमारी इलोंगेशन या कंप्रेशन के ऊपर, इन दोनों के ये इंडिपेंडेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट का अगर हमसे एसआई यूनिट पूछा जाए, तो इसका एसआई यूनिट अब आप देख सकते हैं क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। और अगर इसके बेस यूनिट की बात की जाए, तो इसका बेस यूनिट क्या आता है, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास इन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता, जो फैक्टर्स मैं बात कर रहा हूं, ना ये फोर्स कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, ना ये फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, ना कंप्रेशन के ऊपर, तो ये डिपेंड किस पे करता है? डिपेंडेंस ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। याद है कि स्प्रिंग कांस्टेंट दो हमारे पास फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल एमएस ऑथर सरफेस टेंशन का यूनिट और इसका यूनिट सेम होता है। एक ये डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ स्प्रिंग के ऊपर, मटेरियल पे तो डिपेंड ऑब्वियसली करेगा अदनान। मटेरियल के अलावा अगर बात करें तो हमारे पास ये स्प्रिंग की लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, और लेंथ ऑफ स्प्रिंग के अलावा ये हमारे पास टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा होगा, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने से भी हमारे पास लेंथ चेंज होती है। तो मैं यहाँ अगर लेंथ की बात करना चाहूँ तो लेंथ को भी ले सकता हूँ, सॉरी नेचर को, कि हमारे पास जो मटेरियल है उसकी नेचर क्या है। अब मैं आपको एक स्टिमुलेशन दिखाता हूँ, और स्टिमुलेशन को देखकर आप मुझे बताएंगे कि लेंथ के चेंज होने से जो स्प्रिंग है उसमें क्या चेंज आ रहा है। थिकनेस भी बिल्कुल होती है, मैं इसको थिकनेस को भी मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि थिकनेस के आने से भी हमारे पास जो स्प्रिंग है उसकी स्टिफनेस में चेंज आता है। अब स्टिमुलेशन को देखें, और स्टिमुलेशन से आप मुझे बताएंगे कि हमारे पास इसकी जो डिपेंडेंस है वो क्या है। अब करंटली आपके पास दो स्प्रिंग्स नजर आ रहे हैं, एक स्प्रिंग की जो लेंथ है वो कम है और एक स्प्रिंग की जो लेंथ है वो ज्यादा है। इन दोनों स्प्रिंग्स के ऊपर मैं 250 ग्राम का वेट सस्पेंड करने लगा, मतलब कि 250 ग्राम नहीं करता, मैं 100 ग्राम करता, क्योंकि 100 ग्राम के मेरे पास दो वेट्स हैं। अब मैंने दोनों स्प्रिंग्स के ऊपर 100 ग्राम का वेट सस्पेंड कर दिया। अब जरा डायग्राम को देख के बताएं कि कौन सा जो स्प्रिंग है ज्यादा वेलोसिटी के साथ वाइब्रेट कर रहा है। क्या स्प्रिंग नंबर 1 ज्यादा वेलोसिटी से वाइब्रेट कर रहा है या स्प्रिंग नंबर 2? अब दोनों को वन बाय वन देखें। 1 की वाइब्रेशन को आप देखें, अब 1 को मैं रोक रहा हूं। अब जरा 2 को देखें, अब दोनों का आइडिया लगाएं कि दोनों में ये डिफरेंस क्यों है। दोनों में जो डिफरेंस है वो लेंथ की वजह से है। जो स्प्रिंग नंबर 1 है उसकी लेंथ कम है, और स्प्रिंग नंबर 1 की लेंथ के कम होने की वजह से उसके अंदर हमारे पास जो वाइब्रेशन होगी वो डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू स्प्रिंग नंबर 2। कि अगर हमने 100 ग्राम अटैच किया 1 के साथ और 100 ग्राम मैंने अटैच किया 2 के साथ, तो दोनों को अब वाइब्रेट होता देखें
तो दोनों का जो टाइम पीरियड है वो सेम नहीं है। सेम केस थिकनेस के साथ भी है। अगर आप यहां पर जो स्प्रिंग नंबर 1 है उसकी थिकनेस को चेंज कर देते हैं, तो थिकनेस को चेंज करने से देखें तो हमारे पास उसके अंदर जो एम्पलीट्यूड है वो ओवरऑल चेंज हो गया। जो पहले एम्पलीट्यूड था अब हमारे पास वो नहीं रहा। और अगर इन दोनों स्प्रिंग्स की जो लेंथ है वो सेम है और दोनों के साथ मैं सेम एस अटैच करता हूं, तो दोनों बॉडीज सेम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रही होंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि लेंथ अगर सेम होगी तो हमारे पास उसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम होगी, लेकिन लेंथ के चेंज करने से जो बॉडी की वाइब्रेशन है उसमें ओवरऑल क्या आ गया है? वो चेंज आ गया। तो लेंथ, थिकनेस, नेचर, टेम्परेचर, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जहाँ से हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू में चेंज आता है। अब क्या डिपेंडेंस है? अगर मैं डिपेंडेंस को लिखूं तो मैं लेंथ के हवाले से क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट का लेंथ के साथ रिलेशन क्या होता है? वो इनवर्स होता है। जितनी हमारे पास लेंथ इंक्रीज करती जाएगी उतने स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो कम होती जाएगी। चीज है, हम लेंथ जब बढ़ाते हैं ना तो चीजों के अंदर हमारे पास पोजीशन को चेंज करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो ज्यादा हो जाती है। क्यों जो ब्रिजेस होते हैं लॉन्ग स्पैन में नहीं बनाए जाते? क्योंकि जितने वो लॉन्ग स्पैन के अंदर होंगे उनकी वाइब्रेशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्रिज हमेशा छोटे स्पैन से बनाए जाते हैं। जितनी छोटी चीज होती है उतनी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। एक चौक को ब्रेक करना आसान होता है, लेकिन चौक का बिल्कुल छोटा सा पीस कर दिया जाए तो उसको ब्रेक करना आसान नहीं होता। क्यों? लेंथ जब कम हो जाएगी उसकी तो उसकी रिजिडिटी बढ़ जाएगी और ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा। तो लेंथ जितनी ज्यादा उतनी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? कम। स्टिफनेस कम। स्टिफनेस कम होने का मतलब क्या होगा? वो बॉडी ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर सकेगी, उसमें इलॉन्गेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। टेम्परेचर की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो लेंथ है और टेम्परेचर है उसका आपस में रिलेशन क्या होता है? डायरेक्ट होता है। लेंथ का और टेम्परेचर का आपस में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। दैट मीन्स कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे हमारे पास लेंथ की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन होता है वो भी क्या होता है? इनवर्स होता है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा स्प्रिंग की जो स्टिफनेस होगी वो क्या होती जाएगी? वो कम होती जाएगी। मरियम सही, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो मैं इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, क्या एग्जैक्ट पूछना चाह रहे हैं, प्रॉपर वर्डिंग हो, फिर इसका देख लेंगे कि क्या आंसर है। अब मैं इन पॉइंट्स की तरफ आता हूं कि लेंथ और टेम्परेचर। अब इसको बड़ा आसान तरीका सॉल्व करने का है, और सॉल्व करने का वो तरीका ये है कि अगर हमें ये कहा जाए कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग की जो ओरिजिनल लेंथ है लेट से वो एल है। मैंने क्या किया? इस स्प्रिंग की लेंथ को हाफ कर दिया। अब अगर मैंने स्प्रिंग की लेंथ को हाफ कर दिया तो अब मुझे बताएं कि इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? तो आपने सिंपल कहना है, अगर लेंथ हाफ हो गई, इनवर्स रिलेशन है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होएगा? डबल। अगर पहले स्प्रिंग कांस्टेंट के था तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी 2k हो जाएगा और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? वो 2k हो जाएगा। तो लेंथ हाफ, स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। अब ये तो हो गया सिंपल चीज। अब मैं आपसे अगर कहता हूं कि मेरे पास एक स्प्रिंग है सेम जो मैंने ऊपर बात की, उसकी लेंथ L है और जो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास वो कितना है? वो K है। अगर मैंने इसको डिवाइड किया इन द रेशो 1:3, तो ये बताएं कि इसके स्प्रिंग कांस्टेंट की रेशो क्या आएगी? अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ L है और स्प्रिंग कांस्टेंट K है, उसको मैंने डिवाइड किया है 1:3 में, तो हमारे पास उसके स्प्रिंग कांस्टेंट की रेशो क्या आएगी? अब 1:3 में डिवाइड होने का मतलब क्या है? 1:3 में डिवाइड होने का मतलब क्या होगा? पहली बात ये चीज समझ लें, कहीं और भी आपके हेल्प करेगा कि 1:3 में डिवाइड होने का मतलब है कि आपने स्प्रिंग को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक सिंगल पार्ट कितना आएगा, L/4। ठीक है, अगर एक पार्ट L/4 है तो बाकी जो 3 पार्ट्स हैं वो कितने होंगे, वो 3L/4 होंगे। अगर एक पार्ट कितना आएगा, L/4, तो बाकी जो 3 पार्ट्स होंगे वो 3L/4। ये मतलब है 1:3 के डिवाइड होने का। इसका मैं आसान आपको शॉर्टकट बताता हूं। वो शॉर्टकट ये है कि ये जो रेशो हो ना 1:3, इसको आपस में ऐड कर दें। तो 1 + 3 4, तो 1 + 3 4 का मतलब होगा ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। अगर मैं कहता कि लेंथ की रेशो 2:3 है तो फिर कितने पार्ट्स में डिवाइड होता, 5। क्यों, 2 + 3 5। तो जो रेशो है उसको ऐड कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ। इसका मतलब ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो एक पार्ट की लेंथ L/4 तो बाकियों की 3L/4। ये मतलब है 1:3 का। अब आपको क्या पता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट का लेंथ के साथ रिलेशन क्या है, इनवर्स। तो इसका मतलब जिसकी लेंथ L/4 उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 4K, और जिसकी लेंथ 3L/4 इसको उल्टा कर दें तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, 4K/3। क्लियर। अब आप इजीली इस रेशो को फाइंड कर सकते हो जो डायरेक्ट भी हो सकती है, क्योंकि 1:3 को उल्टा करेंगे 3:1 आंसर है। लेकिन मेथड मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि हमेशा रेशो नहीं पूछी जा सकती। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास अगर एक स्प्रिंग को डिवाइड किया है 1:3 में तो लॉन्गेस्ट पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, तो लॉन्गेस्ट पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, 4K/3। शॉर्टेस्ट पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, 4K। तो रेशो तो डायरेक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर रेशो को डिवाइड करके वो ये पूछे कि लॉन्गेस्ट पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है और शॉर्टेस्ट का क्या है, तो आपको वो भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो अगर मैं इसको L1 और L2 की फॉर्म में करूं तो लेट्स से ये मेरे पास L1 है और ये मेरे पास L2 है। तो जो L2 उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, 4K/3, और जो L1 उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, 4K। तो अगर मैं यहां पर कैंसल आउट करूं तो 4K से क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1:3। क्लियर है। बल्कि इसको मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, क्योंकि हमने यहां पर जो वैल्यू पुट करनी है वो K1 की पुट करनी है और K2 की पुट करनी है। तो K1 जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो हमारे पास L1 का 4K है और K2 जो है वो 4K/3 है। 4K कैंसिल होगा, 3:1 आपके पास आंसर आ रहा होगा। तो डायरेक्ट बिल्कुल तरीका ये था कि जो लेंथ की रेशो गिवन हो उसको उल्टा कर दिया जाए। तो उसको उल्टा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको जो मेथड समझाया वो मेथड आप जरूरी है कि आपसे अगर पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट पार्ट और शॉर्टेस्ट पार्ट आप उसको बता सकें। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं कि अगर लेंथ की जो रेशो है वो 2:5 है तो कितने पार्ट्स इसके किए, 2 और 5 को ऐड कर दें, 7। इसका मतलब आपने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो 7 पार्ट्स में जब डिवाइड किया तो एक की लेंथ 2L/7 है और दूसरे की लेंथ कितनी है, 5L/7 है। अब इनके स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होंगे, जिसकी लेंथ 2L/7 उसको उल्टा कर दें, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा 7K/2, और जिसकी लेंथ 5L/7 इसके स्प्रिंग कांस्टेंट को वैल्यू को उल्टा कर दें तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास क्या होगा, 7/5 इंटू K। क्लियर। तो ये मेथड है रेशो के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो जो रेशियो हो उसको ऐड करें, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आ गए, उसे रेशियो बना लें। रेशियो क्या बनेगी, 2/7 5/7। साथ लेंथ आ जाएगी तो 2L/7 5L/7। जब लेंथ आ गई तो स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे आएगा, लेंथ को उल्टा कर दें। तो 2/7 तो 7/2K, 5/7 तो 7/5K आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलें, ये तो हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट की बात। अब
स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ साथ एक और चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, कि हमारे पास जो स्प्रिंग्स हैं जब उनको कंबाइन किया जाता है सीरीज में और पैरेलल में, तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू में क्या चेंज आता है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। और भी बताएगा कि स्प्रिंग्स का जो कॉम्बिनेशन है वो किससे मैच करता है? क्या स्प्रिंग्स का कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स जैसा है या स्प्रिंग्स का कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स जैसा है? बिल्कुल आप लोगों का आंसर ठीक है। जो स्प्रिंग्स का कॉम्बिनेशन होता है वो कैपेसिटर्स जैसा है। जैसे कैपेसिटर अगर सीरीज में लगे तो कैपेसिटेंस कम होती है, तो जो कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का होगा सीरीज के अंदर वही स्प्रिंग्स का भी होगा। सीरीज किसे कहा जाता है? जब आपके पास स्प्रिंग्स अटैच होते हैं एंड टू एंड, एक लाइन में अटैच हो, और जब आपके पास स्प्रिंग अटैच होंगे साइड बाय साइड, फेस बाय फेस, तो तब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो यहां एक पॉइंट जो मैंने आपसे पूछा वो नोट भी कर लें कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स है इसके रिजल्ट कैपेसिटर जैसे होते हैं, कि सीरीज में कैपेसिटर्स लगाने से कैपेसिटेंस कम होती है, सीरीज में स्प्रिंग्स लगाने से स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है, पैरेलल में कैपेसिटर लगाने से कैपेसिटेंस बढ़ती है। तो यहां पर याद रखें कि पैरेलल में स्प्रिंग्स लगाने से स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ रहा होता है। अब सीरीज और पैरेलल, इनके रिजल्ट्स को देखें क्या होगा। मैं दो स्प्रिंग्स के अकॉर्डिंग बात कर लेता हूं कि लेट से मेरे पास दो स्प्रिंग्स हैं, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K2, और ये दोनों स्प्रिंग्स अटैच हैं एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब होता है कि एक खत्म हुआ दूसरा उसके साथ अटैच हो गया एक लाइन में, ये है सीरीज। इनके साथ मैंने बॉडी अटैच कर दी जिसका मैस m है और वेट कितना है, लेट से mg। तो बताएगा जब स्प्रिंग सीरीज में अटैच होते हैं तो सीरीज में अटैच होने से क्या उन स्प्रिंग्स के अंदर इलोंगेशन सेम होती है या फोर्स सेम होती है? और पैरेलल में भी मेरा सवाल यही होगा कि अगर मैं स्प्रिंग्स को पैरेलल में अटैच करता हूं तो कैसे होगा? साइड बाय साइड, आमने सामने, यूं, चाहे दो हो चाहे तीन हो। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, और मैंने इनके साथ अटैच कर दी एक कॉमन बॉडी जिसका मैस m है और वेट कितना है mg। तो स्प्रिंग जब सीरीज में लगते हैं तो क्या इन दोनों स्प्रिंग्स के अंदर इलोंगेशन सेम होती है या इन दोनों स्प्रिंग्स के अंदर फोर्स सेम होती है? इसका आंसर हमारे पास ये होगा कि जब स्प्रिंग्स हमारे पास अटैच होते हैं सीरीज के अंदर, तो सीरीज के अंदर जो लाइन होती है वो सेम होती है, हर स्प्रिंग के ऊपर इक्वल फोर्स अप्लाई हो रही होती है, लेकिन जो इलोंगेशन होती है वो सेम नहीं होती। तो टोटल इलोंगेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों स्प्रिंग्स की इलोंगेशन का सम लेते हैं। जबकि पैरेलल की बात अगर करें तो पैरेलल के अंदर अगर हम यहां वेट अप्लाई करते हैं 100 न्यूटन का, तो वो 100 न्यूटन इन दोनों स्प्रिंग्स पे डिवाइड हो जाएगा। अगर तो स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल होगा तो इक्वली डिवाइड होगा, और अगर अनइक्वल होगा तो अनइक्वली डिवाइड होगा। इसका मतलब यह हुआ कि पैरेलल के अंदर जो स्प्रिंग्स होते हैं उनकी इलोंगेशन हर केस में सेम है, लेकिन उन पर जो फोर्स होती है वो सेम नहीं होती। और कैसे फाइंड करते हैं? अगर टोटल फोर्स F है तो वो दोनों स्प्रिंग्स के ऊपर डिवाइड हो जाएगी। और यहां पर कंडीशन अगर मैं लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं, वो ये कि अगर हमारे पास दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम तो तब इलोंगेशन इक्वली डिवाइड होगी। यहां मैं कंडीशन अगर लिखना चाहूं तो ये कि अगर दोनों स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम तो जो फोर्स है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। ये वैसे ही है जैसे आप कहते हैं कि सीरीज में हमारा जो पोटेंशियल है वो डिवाइड होता है, तो अगर रेजिस्टेंस सेम हो तो पोटेंशियल इक्वली डिवाइड हो जाता है। पैरेलल में हमारा वोल्टेज सेम होता है, करंट डिवाइड होता है, तो पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस सेम हो तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट आप लोग यहां भी याद रखेंगे। अब अगर आपको ये रिजल्ट्स पता है कि सीरीज में क्या चीज सेम रह रही है और पैरेलल में क्या चीज सेम रह रही है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि सीरीज के अंदर जो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसको फाइंड करने के लिए तमाम स्प्रिंग्स के स्प्रिंग कांस्टेंट का रेसिप्रोकल ऐड करना पड़ता है। और अगर पैरेलल की बात की जाए तो पैरेलल में स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ता है, तमाम स्प्रिंग्स के स्प्रिंग कांस्टेंट को सिंपली ऐड कर देंगे।
और यहां पर आप वो रिजल्ट लिख सकते हो जो आप कैपेसिटर और रेजिस्टर के लिए लिखते हो, वो ये कि सीरीज के अंदर जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो लेसर होगी तमाम उन स्प्रिंग से जिसकी वैल्यू मिनिमम है। मिनिमम स्प्रिंग कांस्टेंट से भी छोटी वैल्यू आएगी। और पैरेलल के केस में क्या कहोगे, सम हो रहा है ना, तो इक्विवेलेंट जो स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा वो लार्जेस्ट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू से भी क्या आएगा, वो ज्यादा आएगा। क्लियर ये पॉइंट, क्या चीज हमारे पास कहां पर सेम हो रही है, और ये जो चीज सेम हो रही है इसी से हम ये रिजल्ट ड्राइव करते हैं। या आप ट्राई करना चाहो तो आप कर सकते हो, आपको याद रह जाएगी चीज। अगर x यहां पर इक्वल है x1 प्लस x2 के, तो यहां पर f इज इक्वल टू के एक्स से x की वैल्यू पुट कर दें। जब f इज इक्वल टू के एक्स से x की वैल्यू पुट करेंगे आपका ये रिलेशन ड्राइव हो जाएगा। फोर्स सेम है वो कैंसल आउट हो जाएगी। और पैरेलल में अगर आप ड्राइव करना चाहें तो आप इस रिलेशन को यूज करेंगे। यहां पर आप f की वैल्यू पुट कर दें के एक्स, x सेम है, तो यहां से आपका ये जो रिजल्ट है ये ड्राइव हो जाएगा। तो ये आप ड्राइव खुद भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी एक सिमुलेशन दिखाता हूं। कशफ तारिक, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा उसको ऑब्वियसली ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी। F इज इक्वल टू के एक्स, एफ का के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। मैं लिख भी देता हूं आपको कि आपको आइडिया हो कि अगर यहां पर आप कहते हो कि x आपके पास डिफरेंट है तो x किस पे डिपेंड कर रहा है, F इज इक्वल टू के एक्स, तो x किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आपके पास आएगा F ओवर के। तो इनवर्स रिलेशन है, जिस स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें इलॉन्गेशन कम प्रोड्यूस होगी। और यहां पर हम कहते हैं कि फोर्स डिवाइड हो रही है। किस बेस पे डिवाइड हो रही है, अगर मैं यहां पर लिखूं तो F इज इक्वल टू के एक्स, एफ का के से डायरेक्ट रिलेशन है, जितना स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा उतनी फोर्स ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। अब चलते हैं सिमुलेशन की तरफ। अब ये चीज जो मैंने आपको बताई है इसको आप वेरीफाई करते हैं, वैल्यूज को देखेंगे और उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्या सही है या गलत है। अब ये हमारे पास सीरीज की पहले बात कर लेते हैं। ये सीरीज में दो स्प्रिंग्स नजर आ रहे हैं और इन दोनों स्प्रिंग्स के अगर आप स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को देखो तो वो 200 न्यूटन पर मीटर है। अब ये ग्रीन लाइन आपको शो कर रही है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को। जो रेड वेक्टर होगा वो रिप्रेजेंट आपको करेगा अप्लाइड फोर्स को, और कलर के मुताबिक पर्पल और येलो दोनों स्प्रिंग की फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब मैं अगर फोर्स अप्लाई करता हूं 100 न्यूटन, तो ये देखें 100 न्यूटन फोर्स अगर मैंने अप्लाई की है तो 100 न्यूटन फोर्स ही येलो स्प्रिंग पर अप्लाई होगी और 100 न्यूटन ही फोर्स अप्लाई किस पे होगी, पर्पल स्प्रिंग पे। इसका मतलब क्या है कि सीरीज के अंदर अप्लाइड फोर्स जितनी होती है उतनी फोर्स दोनों स्प्रिंग्स पर होगी, यानी F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F। अब मैं जरा स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करने लगा। एक स्प्रिंग कांस्टेंट तो 200 न्यूटन मीटर का है, दूसरे स्प्रिंग कांस्टेंट को मैं 600 न्यूटन मीटर का कर रहा हूं। अब और से देखें, पर्पल स्प्रिंग जो 600 न्यूटन मीटर का है उस स्प्रिंग के अंदर जो इलॉन्गेशन है वो कम है, और जो येलो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 200 है, उसकी इलॉन्गेशन क्या है, ज्यादा। तो इलॉन्गेशन का स्प्रिंग कांस्टेंट से रिलेशन क्या बन गया, इनवर्स, कि येलो वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट कम है इस वजह से उसमें इलॉन्गेशन ज्यादा है। पर्पल वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है उसमें इलॉन्गेशन कम, लेकिन अभी भी फोर्स दोनों पे कितनी लग रही है, 100 न्यूटन 100 न्यूटन। तो चाहे मैं फोर्स को पॉजिटिव 100 या नेगेटिव 100, चाहे कंप्रेस चाहे स्ट्रेच, आप देख सकते हैं हर टाइम पे दोनों स्प्रिंग्स के ऊपर फोर्स इक्वल है लेकिन इलॉन्गेशन की वैल्यू इक्वल नहीं है। लेकिन अगर स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का क्या होगा, सेम, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो, सेम, तो इलॉन्गेशन दोनों में इक्वल आ जाएगी। मतलब x1 और x2 की वैल्यू सेम, टोटल इलॉन्गेशन इक्वली डिवाइड हो जाती है, चाहे मैं इसको स्ट्रेच करूं चाहे मैं इसको क्या करूं, कंप्रेस करूं। ये आपको नजर आ रहा है। तो ये जो चीजें हमने रिजल्ट लिखे थे ये वो रिजल्ट्स की वेरिफिकेशन आपके सामने है। अब मैं पैरेलल की तरफ चला जाता हूं। अब पैरेलल को देखें, इस टाइम दोनों स्प्रिंग्स 200 न्यूटन पर मीटर के हैं।
मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं दोनों के ऊपर 100 न्यूटन, लेकिन जो 100 न्यूटन है वो दोनों स्प्रिंग्स के ऊपर नहीं है। अब 100 न्यूटन डिवाइड हो गई है इक्वली, 50 न्यूटन पर्पल के पास है और 50 न्यूटन येलो के पास है। तो यही बात मैंने कही थी कि पैरेलल में अगर दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम हो तो फोर्स इक्वली डिवाइड हो जाती है। तो 100 न्यूटन के दो पार्ट्स किए 50-50, अगर मैं यहां पर 100 की जगह 200 करता तो फिर क्या होता, 200 के दो पार्ट्स 100 न्यूटन और 100 न्यूटन। अब बारी है इलोंगेशन को देखने की। इलोंगेशन को देखें, इलोंगेशन इस टाइम पे दोनों की क्या है, सेम। क्यों सेम है, क्योंकि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, वो सेम है। अब मैं स्प्रिंग कांस्टेंट को चेंज करने लगा हूं। अब एक स्प्रिंग कांस्टेंट जो पर्पल है वो 600 है और जो येलो है वो 200 न्यूटन पर मीटर है। अब देखें क्या हुआ, पैरेलल के अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट के चेंज होने से इलोंगेशन को फर्क नहीं पड़ा, फर्क किसको पड़ा, फोर्स को। पर्पल वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट 600 न्यूटन मीटर है और हमारे पास उसकी फोर्स कितनी है, 75, क्योंकि फोर्स का स्प्रिंग कांस्टेंट से डायरेक्ट रिलेशन है। येलो वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट कम है 200 और येलो वाले पे फोर्स कितनी लग रही है, 25 न्यूटन। लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट के चेंज होने से क्या इलोंगेशन चेंज हो रही है, नो। इलोंगेशन हर पॉइंट के ऊपर दोनों की क्या है, सेम, और वही टोटल इलोंगेशन के इक्वल है। तो ये जो रिजल्ट्स हमने लिखे ये उनकी जस्टिफिकेशन आपके सामने है कि वाकई हमारे पास जो सीरीज होता है उस सीरीज के अंदर फोर्स टोटल जो होगी वो हर स्प्रिंग के ऊपर होगी, लेकिन इलोंगेशन डिवाइड होगी। और पैरेलल के अंदर फोर्स डिवाइड होगी दोनों स्प्रिंग्स पे, लेकिन इलोंगेशन हमेशा क्या रहेगी, सेम, चाहे स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है या स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। जो रिजल्ट्स हमने यहां पर लिखे थे वो आपके सामने है कि जो सीरीज हमारे पास होता है उस सीरीज के अंदर इलोंगेशन डिफरेंट होती है। किस पे डिपेंड करती है, स्प्रिंग कांस्टेंट पर, लेकिन टोटल इलोंगेशन दोनों इलोंगेशन का सम के इक्वल आएगी। और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल होगा तो इलोंगेशन इक्वली डिवाइड हो जाएगी। लेकिन फोर्सेस हमेशा दोनों स्प्रिंग्स पर सेम होंगी और वो टोटल फोर्स के इक्वल आएगी, और यहां टोटल फोर्स कितनी है, mg। पैरेलल के अंदर चाहे स्प्रिंग कांस्टेंट सेम चाहे डिफरेंट, इलोंगेशन हमेशा सेम आएगी और ये टोटल इलोंगेशन के इक्वल होगी। लेकिन फोर्स हमेशा पैरेलल में क्या होगी, डिफरेंट। किस पे डिपेंड करेगी, स्प्रिंग कांस्टेंट पे। जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा उसकी फोर्स ज्यादा, लेकिन अगर स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास सेम तो फोर्स इक्वली डिवाइड हो जाएगी। वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्प्रिंग के कॉम्बिनेशंस की हमने बात कर ली, स्प्रिंग कांस्टेंट की डिपेंडेंस की बात कर ली। अब हम स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के रिलेशन की तरफ जा रहे होंगे। अब हमें यह पता चल गया कि हमारी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग kx के इक्वल है, और जो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी वो ma, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से सिस्टम एक्सेलरेट करेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और आप ये देख सकते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब हम जब बात करेंगे कि हमारा सिस्टम ओवरऑल इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो जितनी हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स होगी उतनी हमारी रीस्टोरिंग फोर्स होगी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो नेगेटिव साइन ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करेगा। वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये kx इक्वल आ गया, ये माइनस एम ए, तो हमें चाहिए a का रिलेशन, तो ये आ गया मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए एक्सेलेरेशन का रिलेशन। और ये आप लोगों ने याद करना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपके पास एमसीक्यू आता है कि मैस स्प्रिंग सिस्टम के एक्सेलेरेशन का रिलेशन क्या है, तो दैट इज a इज इक्वल टू माइनस k ओवर m इंटू एक्स। और ये रिलेशन क्या बता रहा है, हम जानते हैं कि इस रिलेशन के अंदर k ओवर m स्प्रिंग कांस्टेंट ओवर मैस ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इंटू एक्स। तो a का रिलेशन x के साथ क्या है, डायरेक्ट, और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, एक्सेलेरेशन इज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो दैट मींस ये मैस स्प्रिंग सिस्टम के सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। और ये जस्टिफाई करता है कि मैस स्प्रिंग सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है।
अब्दुल वाहिद, अब जो क्वेश्चन हो वो लेक्चर के बाद पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर। अब वापस लेक्चर की तरफ आए। तो ये पहला रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है एक्सेलेशन का, कि अगर कभी कोई न्यूमेरिकल भी आ जाता है कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम का स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन हो, मैथ गिवन हो, एक्सेलेशन गिवन हो, तो आप वहां से इलोंगेशन या कंप्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है ओमेगा, मैं क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करूंगा। और मेरी स्टैंडर्ड जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है वो ये है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास दोनों कंपेयर हों, इनको इक्वल कर दें। जब इक्वल करेंगे तो आपको पता है कि x x से कैंसिल होगा, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल होगा, तो यहां से आपको नेक्स्ट रिजल्ट मिल जाएगा जो आपने याद रखना है ओमेगा का, और वो आएगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम। और यहां से ये आपको पता चल गया कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो एक कांस्टेंट फैक्टर है। किसके इक्वल है? अंडर रूट के ओवर एम के। जब ओमेगा फाइंड हो गया, ओमेगा सब्स्टिट्यूट करें 2 पाई ओवर टी, तो टाइम पीरियड का रिजल्ट आ जाएगा, एंड दैट इज 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। टाइम पीरियड फाइंड हो गया, तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगी? फ्रीक्वेंसी। वो फार्मूला क्या होगा? 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट ऑफ के ओवर एम। अब मेरा आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल है, कह सकते हैं कि बच्चों वाला क्वेश्चन, क्या मैथ स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी लेंथ ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड करती है? क्या मैथ स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी लेंथ ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड करता है? यस और नो? अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि स्प्रिंग कांस्टेंट की लेंथ के साथ रिलेशन होता है। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट का लेंथ के साथ रिलेशन होता है तो लेंथ चेंज होने से जब आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी, तो क्या स्प्रिंग कांस्टेंट टाइम पीरियड को और फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेगा? तो स्प्रिंग कांस्टेंट का जो लेंथ के साथ रिलेशन था वो क्या था? इनवर्स। इससे क्या पता चला कि टाइम पीरियड का लेंथ के अंडर रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा, और इसी तरह जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका लेंथ के अंडर रूट के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। तो लेंथ के चेंज होने से आपके पास टाइम पीरियड पे चेंज आता है, फ्रीक्वेंसी पे चेंज आता है, क्योंकि लेंथ आपके स्प्रिंग कांस्टेंट को चेंज कर रही होती है। और ये चीज मैंने आपको इस सिमुलेशन में भी दिखाई कि हमारे पास अगर दो स्प्रिंग्स हमारे पास हो, एक की लेंथ कम हो और एक की लेंथ ज्यादा हो, तो दोनों की स्पीड सेम नहीं है। अगर मैं दोनों के ऊपर 100 ग्राम का वेट सस्पेंड करता हूं, तो आप गौर से देखें 1 और 2 किसका टाइम पीरियड ज्यादा है? वन और टू दोनों पे मैथ्स मैंने इक्वल अप्लाई किया हुआ है। दोनों में से देख के बताएं कि किसका जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा है। वन जो है वो फास्ट स्पीड में वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका टाइम पीरियड कम है, वो एक वाइब्रेशन जल्दी कवर कर रहा है। और जो टू है उस केस में क्या देख रहे हैं, वो स्लो वाइब्रेट कर रहा है, उसकी स्पीड कम है, इसका मतलब उसका टाइम पीरियड ज्यादा है, वो अपनी एक वाइब्रेशन ज्यादा टाइम में कवर करेगा। तो ये चीज आपके सामने है। लेंथ के चेंज होने से हमारे पास जो टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू क्या हो गई है? चेंज हो गई है। क्योंकि लेंथ जब चेंज करेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, और जब स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाएगा तो इन फार्मूलाज के अकॉर्डिंग जो टाइम पीरियड की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। और यहां पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि हमें जो स्पीड होती है ना, कि स्पीड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, बॉडी की स्पीड से वाइब्रेट कर रही है, उससे टाइम पीरियड का पता कैसे चलता है? स्पीड का ताल्लुक टाइम पीरियड के साथ इनवर्स होता है। मैं रिलेशन नहीं लिख रहा कि क्या पावर है, सिंपल याद रखें, जो जितनी ज्यादा स्पीड से वाइब्रेट कर रहा होगा उतना उसका टाइम पीरियड कम होगा, और जो स्लो वाइब्रेट कर रहा होगा,
स्पीड उसकी कम होगी उतना उसका टाइम पीरियड क्या होगा, वो ज्यादा होगा। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास इनका आपस में क्या रिलेशन है। एग्जैक्ट क्या पावर आती है ये आगे जाकर आपको पता चल जाएगा कि टाइम पीरियड की पावर क्या आएगी जब हम स्पीड के साथ इसके रिलेशन को देख रहे होंगे। अब कुछ रिलेशंस मैं और लिखूंगा मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए और फिर मैं वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम की तरफ जाऊंगा। अब वो रिलेशंस क्या हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की। सेम रिलेशन जो हमने कल पढ़ा था, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, बस चेंज क्या आएगा, ओमेगा की वैल्यू को पुट कर देंगे तो अंडर रूट के ओवर एम इंटू टी आ जाएगा। दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके बहुत ज्यादा फार्मूलाज हैं। अब सबसे जो बेसिक फार्मूला वो ये है, v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा या कॉस ओमेगा टी, और यहां पर मैं अगर ओमेगा की वैल्यू को पुट करूंगा तो ये फार्मूला आ जाएगा अंडर रूट के ओवर एम इंटू टी। अब मैं फार्मूलाज को एक से दूसरा प्रूव करने लगा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब हमारी बुक में वेलोसिटी का ये रिलेशन यूज नहीं होता कॉस ओमेगा टी। आप लोगों को देखोगे कि बुक के अंदर वो करता क्या है, वो इसको साइन में लिख देता है। और वो कैसे लिखता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर मैं कॉस थीटा को लिखना चाहूं तो कॉस थीटा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये चीज जो कॉस थीटा की वैल्यू है मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरा जो नेक्स्ट रिजल्ट आता है वो क्या आता है, v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एटीट्यूडॉल और अदरीस जो टॉपिक है उसको डिस्कस करें या उससे रिलेटेड कुछ सवाल है तो करें। जब पेंडुलम पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिएगा। ये लाइव चैट के रूल्स हैं कि कोई भी इररेलेवेंट डिस्कशन यहाँ पर नहीं होगी, जो टॉपिक है उसकी बात करें। पेंडुलम जब आएगा तो ये आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अब v इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर करोगे क्या, साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड करोगे। कहां से, यहां से। तो इस इक्वेशन से जब आप साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड करोगे तो साइन थीटा आएगा x ओवर एक्स नॉट। तो ये फार्मूला चेंज होके क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू वी नॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। अब ये जो फार्मूला है ये मुख्तलिफ तरह से सॉल्व करके लिखा जाता है। वो क्या है, मैं यहां पर जो v नॉट है इसको लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर दूं और इसका स्क्वायर ले लूं तो ये फार्मूला चेंज होके क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर ओवर वी नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर आप में से कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली एलिप्स की इक्वेशन है। ये एलिप्स की इक्वेशन कहलाती है। और इसी इक्वेशन से हमें पता चलता है कि वेलोसिटी और जो डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है उसकी शेप क्या है, वो एलिप्टिकल होती है। और अगर यहां पर v नॉट और x नॉट सेम, वो मैंने बताया था आपको, अगर इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो तो फिर हमारे पास सर्कल बन सकता है, क्योंकि यहां से यहां तक ये वेरिएबल x नॉट है और ये जो वेरिएबल है ये क्या है, ये v नॉट है। इसी फार्मूला को आप चेंज करके भी लिख सकते हो और वो ये फार्मूला चेंज होके क्या बन के लिख सकेगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। मैं डायरेक्ट इसको लिखूंगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर वी नॉट स्क्वायर। तो कहीं पर अगर ये फार्मूला लिखा हो x का तो ये गलत नहीं है, ये ठीक है। ये x का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ x नॉट v और v नॉट है और ये जो फार्मूला है ये v का इन टर्म्स ऑफ v नॉट x और x नॉट है। नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास जो है उसके अंदर अब हम करेंगे क्या, हम ये अंडर रूट के जो नीचे वैल्यू है इसका एलसीएम ले लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे मैं डायरेक्ट इसको लिखूंगा, नीचे आएगा एक्स नॉट स्क्वायर, एक्स नॉट स्क्वायर अंडर रूट से क्या होएगा
कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा v नॉट ओवर x नॉट अंडर रूट ऑफ x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। जब मीन पोजीशन से स्टार्ट करेंगे तो फिर कॉज वाला फार्मूला यूज होगा, जैद कल बताया था आपको। ये फार्मूलाज न्यूमेरिकल में नहीं आते, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप पास पेपर देखें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के यूनिट में से इन फार्मूलाज से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो इस वजह से मैं ये सारे फार्मूलाज आपको बता रहा हूं। अब ये जो v नॉट ओवर एक्स नॉट है, ये किसके इक्वल है? ये v नॉट ओवर एक्स नॉट आपके पास ओमेगा के इक्वल होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के। तो ये भी फार्मूला आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का है। और यहां पर जो दूसरा फार्मूला मैं साथ साथ लिखूंगा वो मैक्सिमम वेलोसिटी का लिखूंगा। ज्यादातर इस टॉपिक में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो मैक्सिमम वेलोसिटी के आते हैं, वेलोसिटी एट मीन पोजीशन। और वो फार्मूला होता है v नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। और यहां पर अगर आप ओमेगा की वैल्यू को पुट करो मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए तो वो क्या आएगी? वो आएगी अंडर रूट के ओवर एम। और बुक में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी है। नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं। इस फार्मूला के अंदर ओमेगा की वैल्यू को पुट करते हैं तो ओमेगा किसके इक्वल है? अंडर रूट के ओवर एम के। तो ये फार्मूला भी मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए यूज होता है फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है ये फार्मूलाज जो मैं लिख रहा हूं? और अगर मैं इन फार्मूलाज को यूं लिखना चाहूं कि मैं इस फार्मूला के अंदर v नॉट को रिप्लेस कर दूं x नॉट ओमेगा से, तो ये फार्मूला यूं लिखा जा सकता है कि v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। और यहां पर अगर ओमेगा की वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो ओमेगा अंडर रूट के ओवर एम के इक्वल है। तो k ओवर m इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। जी अरसलान, इन फार्मूलाज को याद करना है या फिर इनके डेरिवेशन का पता होना चाहिए? अब मैं रिपीट करता हूं इन फार्मूलाज को कि वन बाय वन मैंने कहां से स्टार्ट किया और कौन सा फार्मूला बनता गया। बेसिक फार्मूला ये है v इज इक्वल टू वी नॉट कॉज ओमेगा टी। यहां पर ओमेगा की वैल्यू को पुट किया तो ये बन गया v नॉट कॉस के ओवर एम अंडर रूट इंटू टी। कॉस को रिप्लेस कर दें तो कॉस थीटा रिप्लेस होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। तो ये फार्मूला चेंज होके बन जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस फार्मूला के अंदर क्या करना है? आपने साइन थीटा की वैल्यू को पुट करना है। तो ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है x ओवर एक्स नॉट। इस साइन थीटा की वैल्यू को मैंने यहां पर रिप्लेस किया। इसके रिप्लेस करने से ये जो नेक्स्ट फार्मूला आपको नजर आ रहा है ये आ गया v इज इक्वल टू वी नॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। अब जो अंडर रूट है उसका एलसीएम लें। जब अंडर रूट का एलसीएम लेंगे तो एक्स नॉट स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट ओवर एक्स नॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो v नॉट ओवर एक्स नॉट है ये बेसिकली मैक्सिमम वेलोसिटी के फार्मूला को बताता है और इससे रिलेटेड ज्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं कि आप लोगों ने मैक्सिमम वेलोसिटी को फाइंड करना है, या वो ये कहेगा वेलोसिटी को फाइंड करना है मीन पोजीशन के ऊपर, या वो ये कहेगा वेलोसिटी को फाइंड करना है इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर। इन तमाम का मतलब होगा कि आपने मैक्सिमम वेलोसिटी को फाइंड करना है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया? v नॉट ओवर एक्स नॉट की जगह ओमेगा को रिप्लेस कर दिया, ये फार्मूला आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ओमेगा अंडर रूट के ओवर एम पुट कर दिया, ये फार्मूला आ गया। और उसके बाद जो पहला रिलेशन था उसी को मैंने लिख दिया v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा की फॉर्म में, और फिर ओमेगा की वैल्यू पुट करके ये फार्मूला इस फॉर्म में लिख दिया। तो कितने फार्मूलाज हैं ये टोटल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के? अगर मैं इनकी नंबरिंग लिखूं तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 फार्मूलाज हैं। ओमेगा तो आपको पता ही अंडर रूट के ओवर एम के इक्वल है। ये 5 फार्मूलाज कम से कम आपको याद होने चाहिए। और अगर ये फार्मूलाज याद हैं तो आप इससे मैक्सिमम वेलोसिटी को भी ड्राइव कर सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड पे मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला लिखा हुआ है ये कैसे लिखा हुआ है। इसको मैं बता भी दूं कैसे कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है।
मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास होती है मीन पोजीशन के ऊपर, और मीन पोजीशन के ऊपर हम जानते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 0। तो किसी भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के जो फार्मूला है, उस फार्मूला के अंदर आप x की जगह 0 पुट कर दें। तो अगर इस फार्मूला के में मैं x की जगह अगर 0 पुट करूंगा तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा इंटू एक्स नॉट। तो ये क्या है, इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम बोलते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला सेपरेट ना भी याद हो तो इंस्टेंटेनियस के फार्मूला से ही हम लिख सकते हैं कि v नॉट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स नॉट, या एक्स नॉट ओमेगा। और ये फार्मूला आपको याद करवाएगा ये किस जैसा फार्मूला है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। और यहां पर जो r है रेडियस, उसकी जगह क्या पुट किया हुआ है आपने, एक्स नॉट। और रीजन, जब हम सर्कुलर मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन से कंपेयर करते हैं तो सर्कुलर मोशन के अंदर सेंटर से लेकर एक्सट्रीम पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है रेडियस होता है, और वाइब्रेटिंग बॉडी में मीन पॉइंट से लेकर एक्सट्रीम पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसलिए जब कंपेयर किया जाता है तो हम r को x नॉट से रिप्लेस कर रहे होते हैं। ये है सारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इसके अलावा मैक्सिमम वेलोसिटी के रिलेशंस। हमें जल्दी से यहां पर एक्सेलेरेशन का अगर फार्मूला लिखना चाहूं, जैसे मैंने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का लिखा, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन का फार्मूला क्या था, माइनस ए नॉट और साथ क्या था, साइन थीटा। और यहां पर अगर आप चाहो तो साइन थीटा की वैल्यू को पुट कर सकते हो। साइन थीटा क्या था, x ओवर एक्स नॉट। तो ये फार्मूला इंस्टेंटेनियस लिखा जा सकता है माइनस ए नॉट इंटू एक्स ओवर एक्स नॉट। क्लियर। तो ये फार्मूला अगर कहीं पर लिखा हो तो ये गलत नहीं है, ये करेक्ट है। और यहां पर मैं आपको चीज बताता चलूं कि हमारे पास एक्सेलेरेशन कब मैक्सिमम होती है, मीन पे या एक्सट्रीम पे। तो आपको पता है एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पे। तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन का जो रिलेशन लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स नॉट। और ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे तो पहले वाला फार्मूला दोबारा बन जाएगा जो पहले हम ऊपर लिख चुके हैं। क्लियर। और ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ये यही चीज है, ए नॉट ओवर एक्स नॉट। यहां पर ए नॉट ओवर एक्स नॉट कांस्टेंट है और किसके इक्वल है, ओमेगा के। और ये वाली फार्मूला को अगर आप देखो वैल्यू को, तो ये मैच क्या कर रही है, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर से। और यहां पर क्या किया हुआ है, आर की जगह क्या रिप्लेस किया हुआ है, एक्स नॉट। रीजन मैं बता चुका हूं कि सर्कुलर मोशन के अंदर जब प्रोजेक्शन की बात की जाती है तो हमारा जो डिस्टेंस आर ये कंपेयर किससे हो रहा होता है, एक्स नॉट से कंपेयर हो रहा होता है। वर्टिकल मैच स्प्रिंग सिस्टम की बात करेंगे, उससे पहले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। फार्मूलाज मैंने सारे बता दिए, मेरा नहीं ख्याल मुश्किल होगा अब आपके लिए सॉल्व करना। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैच स्प्रिंग सिस्टम है और जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है दैट इज 10,000 न्यूटन पर मीटर। जो उसके साथ मैस अटैच है दैट इज 50 किलोग्राम। हम इसको मीन से डिस्टर्ब करके एक्सट्रीम पर लेकर जाते हैं और उसको हम रिलीज कर देते हैं। जो मैक्सिमम हमारे पास इसकी डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से यानी एम्पलीट्यूड, वो कितना है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। क्या चीज फाइंड करनी है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी when it crosses equilibrium position।
सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ मैं कैलकुलेशन की प्रैक्टिस चाह रहा हूं कि आप लोग कर लें। फार्मूला हमें पता है मैक्सिमम स्पीड का, क्योंकि जब वो क्रॉस करेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन को, तो इसका मतलब है कि ये कौन सी पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। और मीन पोजीशन के ऊपर हमारी स्पीड जो होती है वो क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है। तो वी नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। तो ओमेगा किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ के ओवर एम। तो यहां पर एक्स नॉट की वैल्यू पुट करें 20, लेकिन सेंटीमीटर है तो 20 डिवाइड बाय 100। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, दैट इज 10,000। और मैस कितना है, मैस है 50। ये जीरो इससे कैंसल आउट हो जाएगा। अब 1000 डिवाइड बाय 5 है, 1000 डिवाइड बाय 5 क्या होएगा, ये 200 होगा। ये आ गया 20 ओवर 100 और ये आपके पास आ गया 200। अब 200 का अंडर रूट लेना है। अगर मैं 200 का अंडर रूट लेता हूं तो मैं इसको यूं लूंगा 2 टाइम्स 100, क्योंकि मुझे 100 का और 2 दोनों का अंडर रूट पता है। ये जीरो मैं कैंसिल कर देता हूं। अगर दोनों का मुझे अंडर रूट पता है तो 2 का होता है 1.4 और 100 का क्या होता है 10। ये 10 कैंसिल हो गया, तो 1.4 इंटू 2 आपका आंसर होगा 2.8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी स्पीड है जब बॉडी क्रॉस करेगी किसको, मीन पोजीशन को। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में अब एक और चीज फाइंड करें, और वो क्या है, ये पहला पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट ये कि फाइंड द स्पीड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी when it is 10 centimeter away from its mean position। अब इसका दूसरा पार्ट ये है, कैफ इक्विलिब्रियम कंडीशन को ही मीन पोजीशन कहते हैं। तो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन को वो क्रॉस कर रहा होगा, इसका मतलब मीन को क्रॉस कर रहा होगा, तो मीन की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड फाइंड करें जब वो 10 सेंटीमीटर अवे होगा मीन पोजीशन से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपने अब जो स्पीड फाइंड करनी है वो कौन सी फाइंड करनी है, इंस्टेंटेनियस। और ये आपको इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन है। देखिए अब हमने फाइंड करनी है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू का जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या है, दैट इज v इज इक्वल टू वी नॉट अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब पूरा सॉल्व मैं नहीं करूंगा, अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहें फिर तो फार्मूला आपका बनेगा v इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम इन टू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे पता है फार्मूला मेरे पास ये वाला है, मैं इसी को यूज करूंगा। मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू 2.8 है। एक्स नॉट कितना है मेरे पास, एक्स नॉट मेरे पास है 20 का स्क्वायर लेंगे। एक्स कितना मेरे पास 10, 10 का स्क्वायर लूंगा, यूनिट में बाद में कन्वर्ट कर लूंगा। यह आ गया 2.8, 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, तो 400 माइनस 100 यह आ गया अंडर रूट 300। लेकिन अभी अंडर रूट लेना है, अब इसको कैसे करेंगे, इसको लेंगे 3 का अंडर रूट और साथ 100 का अंडर रूट। अब 3 का अंडर रूट क्या होता है, 3 का अंडर रूट हमारे पास होता है 1.7 और 100 का अंडर रूट क्या है 10। लेकिन हमारा जो आंसर ये है ये किस में है, ये यूनिट इसके देखें क्या है, इसके यूनिट अभी हमारे पास प्रॉपर नहीं है। तो जो साथ ये वैल्यू हमारे पास आ रही है ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो इसको किससे डिवाइड करना जरूरी है, 100 से, तब जाकर ये कन्वर्ट किस में होगा, ये मीटर में कन्वर्ट होगा। तो फिर सॉल्व कर लें, ये आ गया 2.8, ऊपर आ गया 17 और नीचे हमारे पास क्या है 100 है। तो मैं इस पर टाइम नहीं लगा रहा, इसको आपने सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करके देख लेना है कि आपका आंसर मीटर पर सेकंड में क्या होगा। ये बता देता हूं कि कैसे करेंगे। 28 को 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 28 को 17 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, और ये पॉइंट का ख्याल रखिएगा कि कहां पर आना है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो फाइंड हो जाएगा कि कितना आता है। क्लियर। नेक्स्ट अब चलते हैं हम वर्टिकल मैच स्प्रिंग सिस्टम की तरफ।
टाइम पीरियड से रिलेटेड मैं क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि टाइम पीरियड का फार्मूला बड़ा सिंपल सा है, 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, वैल्यूज पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वर्टिकल मैश स्प्रिंग सिस्टम हमारे पास है, और ये कोई डिटेल में हमने डिस्कस नहीं करना क्योंकि सारी बातें हम कर चुके हैं। अब वर्टिकल मैश स्प्रिंग सिस्टम के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि स्प्रिंग की ओरिएंटेशन जो है अब वो वर्टिकल है, और यहां पर जो बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है वो कौन सी फोर्स है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू mg। और इसकी वजह से उस स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन अगर होगी, लेट से वो कितनी है, वो x है। अब जो स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट इज फोर्स ओवर इलोंगेशन। अब यहां जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो यहां पर F को रिप्लेस किससे कर दिया जाएगा, mg से। तो वर्टिकल मैश स्प्रिंग सिस्टम के अंदर जो डिफरेंस है वो बस इस चीज का है कि वर्टिकल मैश स्प्रिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी पे अप्लाई हो रही होगी, तो आप स्प्रिंग कांस्टेंट K को रिप्लेस कर दोगे mg ओवर x से। किसे रिप्लेस कर दोगे, mg ओवर x से। तो जब mg ओवर x से रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, फार्मूला में चेंज, टाइम पीरियड था 2 पाई अंडर रूट ऑफ m ओवर k, ये k की वैल्यू यहां रिप्लेस कर दें। जब k की वैल्यू को आप यहां रिप्लेस करोगे तो देखें रिजल्ट क्या बनने लगा, m ओवर mg डिवाइड बाय x, m कैंसल हो जाएगा, x ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो फॉर वर्टिकल मैश स्प्रिंग सिस्टम टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट x ओवर g। तो कई दफा एग्जामिनर हमें क्वेश्चन वर्टिकल मैश स्प्रिंग सिस्टम का दे देता है और हम वहां परेशान हो जाते हैं कि उसको हमने सॉल्व कैसे करना है। अब ये टाइम पीरियड का रिलेशन है, और इससे रिलेटेड अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन कहूं या खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो ये होगा, कहेगा कि वो वर्टिकल मैश स्प्रिंग सिस्टम के ऊपर लोड अप्लाई किया, और लोड अप्लाई करने से उसमें इलोंगेशन प्रोड्यूस हुई 5 सेंटीमीटर, और इसकी वजह से बॉडी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर गई। तो बताएं इस वाइब्रेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड क्या है। अब हम सोचना शुरू कर देंगे, ना स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है हमारे पास, ना मैस गिवन है, कैसे सॉल्व होगा। तो ये फार्मूला है इसको सॉल्व करने का, अंडर रूट एक्स ओवर जी। और ये फार्मूला कैसे आया, ये मैंने साथ लिखा हुआ है। और एक और चीज जो हमें यहां से पता चलती है वो ये पता चलती है कि वर्टिकल मैश स्प्रिंग सिस्टम के लिए ओमेगा किसके इक्वल होगा। ये जो हमारे पास वेरिएबल होता है ये बेसिकली किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 ओवर ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये 1 ओवर ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो यहां से मैं अगर वर्टिकल मैश स्प्रिंग सिस्टम का ओमेगा लिखता हूं तो ओमेगा किसके इक्वल आएगा, वो आएगा अंडर रूट जी ओवर एक्स के। और ये आपके पास एक कांस्टेंट फैक्टर है, और यहां से कई दफा हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। क्या गलती है फार्मूला में, बिल्कुल बिल्कुल फार्मूला में गलती है, और वो गलती आइडिया हो गया मुझे क्या है। ये फार्मूला में गलती है, यहाँ पर एक्स ओमेगा आना है। ठीक है समझ आ गया मुझे, जो आप गलती पॉइंट आउट कर रहे हैं वो ये है। थैंक यू फार्मूला में गलती बताने का, बस मैं जल्दी में इसको कर गया। यहाँ पर ओमेगा है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू गलती बताने के लिए। इसमें आप ओमेगा की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपको पता है जो भी आपका आ रहा होगा वो क्या है उसको चेक कर लीजिएगा। यूनिट बस कन्वर्ट करने हैं, मेनली पॉइंट यही बताना था, बाकी सोल्यूशन आपके पास सही है। तो ओमेगा आपके पास आएगा तो ये रिजल्ट ठीक हो जाएगा। टाइम मिला तो इसको एंड में हम देख लेंगे कि इसका आंसर एग्जैक्ट क्या आता है। तो ये वर्टिकल मैश स्प्रिंग सिस्टम के फार्मूलाज हैं जो आपने याद रखने हैं कि के की जगह एम जी ओवर एक्स आएगा, ओमेगा अंडर रूट जी ओवर एक्स के इक्वल आएगा, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एक्स ओवर जी के इक्वल आएगा, और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी बाय एक्स के इक्वल आएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स।
खासतौर पे वर्टिकल मैश स्प्रिंग सिस्टम के केस में। आप लोगों ने एलिवेटर का केस पढ़ा हुआ है, लिफ्ट का, कि एलिवेटर इज एक्सेलेटिंग अपवर्ड एंड एलिवेटर इज एक्सेलेटिंग डाउनवर्ड। तो अगर एक एलिवेटर हो और उस एलिवेटर के अंदर एक वर्टिकल मैश स्प्रिंग सिस्टम है और उस वर्टिकल मैश स्प्रिंग सिस्टम के जो वाइब्रेट करने का जो टाइम पीरियड है फर्ज करें टी है, तो अगर ये एलिवेटर हमारे पास एक्सेलेट करेगा अपवर्ड या ये एलिवेटर एक्सेलेट करेगा डाउनवर्ड, तो क्या हमारे पास इसके टाइम पीरियड में चेंज आएगा? अगर ये एलिवेटर एक्सेलेट करे अपवर्ड या ये एलिवेटर एक्सेलेट करे डाउनवर्ड, तो क्या इसके टाइम पीरियड टी डैश में चेंज आएगा या ये इक्वल होगा? जो ऊपर मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है वो इसका आंसर देने के लिए काफी है। याद रखिएगा कि वर्टिकल मैश स्प्रिंग सिस्टम चाहे एक्सेलेट अपवर्ड करे चाहे एक्सेलेट डाउनवर्ड करे, उसके टाइम पीरियड में चेंज नहीं आता। क्यों चेंज नहीं आता? क्योंकि अपवर्ड और डाउनवर्ड एक्सेलेट करने से जी तो चेंज होगा, साथ साथ इलोंगेशन भी चेंज हो रही होती है। आप लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 के अंदर टेंशन चेंज होती है, तो स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी उस टेंशन की वजह से एक्स में भी चेंज आएगा। और ये बात मैंने ऊपर कही है आपको स्पेसिफिकली कि अंडर रूट जी ओवर एक्स ओमेगा के इक्वल है, और आप जानते हैं कि ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। तो इस फार्मूला के अंदर मैं अगर इसको रिप्लेस करूंगा तो टाइम पीरियड बनेगा 2 पाई ओवर ओमेगा। तो ओमेगा क्या है? वो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे हमारे पास एलिवेटर एक्सेलेट अपवर्ड करे चाहे डाउनवर्ड करे, उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। ये बात याद रखना है कि एलिवेटर एक्सेलेट अपवर्ड करे या एलिवेटर एक्सेलेट डाउनवर्ड करे, हमारे पास उसके टाइम पीरियड में चेंज नहीं आता। और क्यों चेंज नहीं आता? क्योंकि एक्सेलेट करने से सिर्फ जी में चेंज नहीं आएगा। जो हम जी प्लस ए और माइनस ए वाला केस पढ़ते हैं, इसमें एक्स में भी चेंज आ रहा होगा, और जब एक्स में चेंज आएगा तो वो प्रोपोर्शनल होगा जी के, और ओवरऑल हमेशा जी और एक्स की जो रेशियो होगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी क्या होंगी? वो कांस्टेंट होंगी। तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारे पास एलिवेटर के केस में एक्सेलेट अपवर्ड या डाउनवर्ड अगर वो कहे और कोई सिंपल बात वो नहीं कर रहा, तो आपको पता होना चाहिए कि x प्रोपोर्शनल है g के, एक्सेलेशन के साथ x चेंज हो रहा होगा, और ओवरऑल जो टाइम पीरियड होगा या फ्रीक्वेंसी होगी या स्पीड ऑफ वाइब्रेशन होगी वो क्या रहेगी? वो कांस्टेंट रहेगी। सलमान चेंज नहीं होगा क्योंकि जी के साथ x भी चेंज हो रहा होता। पेंडुलम में तो लेंथ होती है ना, और लेंथ चेंज नहीं होती, क्योंकि हम उसको कहते ही ये हैं कि इनएक्सटेंसिबल, जिसकी लेंथ ने चेंज नहीं होना। लेकिन स्प्रिंग तो इनएक्सटेंसिबल नहीं है, स्प्रिंग तो कंप्रेस और स्ट्रेच कर सकता है। और किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा? जी के साथ। जब प्रोपोर्शनल होगा, अगर जी डबल होगा एक्स डबल होगा, रेशो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो मैश स्प्रिंग सिस्टम के अंदर ये पॉइंट आप लोगों ने स्पेसिफिकली नोट कर लेना है कि कहीं पर भी ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर क्या होगा। और ये डिफरेंट है पेंडुलम के केस से। पेंडुलम का केस और ये केस सेम नहीं है। नेक्स्ट, पेंडुलम की बात हमने करनी है, लेकिन पेंडुलम से पहले मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। चीज रिवाइज भी हो जाएगी जो हमने अभी तक पढ़ी। एक बॉडी है, उसका मैस m, उसके साथ दो स्प्रिंग्स अटैच हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पर। स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 है। क्या ये हमारे पास कॉम्बिनेशन सीरीज है या पैरेलल है? अली मुर्जा जब मून पे ले जाएंगे तो जी चेंज हो जाएगा। जब जी चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। मून पर जी जी बाय 6 होता है, तो √6 टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये कॉम्बिनेशन सीरीज है या पैरेलल है?
ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल है? बिल्कुल पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन है? स्प्रिंग्स आपस में अटैच नहीं है, खिजर एंड टू एंड नहीं है, ये साइड बाय साइड है, एक दाईं साइड पर है और एक बाईं साइड के ऊपर है। बड़ा आसान सा तरीका है इसको समझने का कि सीरीज है या पैरेलल है। क्या कहीं पर भी स्प्रिंग आपस में अटैच है? जब स्प्रिंग आपस में अटैच नहीं होते तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन कौन सा है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। और अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हमारे पास यहां जो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा? वो K1 प्लस K2 के इक्वल आएगा। तो अगर हमें कहा जाए कि इसके टाइम पीरियड का रिलेशन लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? 2 पाई अंडर रूट m ओवर K1 प्लस K2। एक और इसी तरह का मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस आपसे आपकी हो जाएगी। 3 स्प्रिंग्स हैं और तीनों स्प्रिंग्स का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K है और इनके साथ अटैच है एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है? m है। मुझे बताएं कि इस सिस्टम के लिए हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला क्या आएगा? इस सिस्टम के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला क्या आएगा? जल्दी से बताएं, फिर हम पेंडुलम को बात करेंगे और पेंडुलम के क्वेश्चंस हम कल करेंगे, लेकिन बेसिक चीजें पेंडुलम की हम आज कवर कर लेंगे। जैद मून के ऊपर अगर वो कहेगा ना, ये मैं बता दूं ऊपर कंडीशन जो मैंने लिखी है, ये तब अप्लाई आपके पास होती है जब आपके पास x जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, ये तब है। और अगर आप कहते हैं कि हमारे पास x कांस्टेंट नहीं रहता, x वहां जाके चेंज हो जाता है, तो फिर टाइम पीरियड मून का और जो अर्थ का होगा वो सेम होगा। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। ज्यादातर मून वाले केस में वो कहता है कि हमारे पास x कांस्टेंट है, तो अगर x कांस्टेंट है तो फिर हम कहेंगे कि टाइम पीरियड अंडर रूट 6 है। लेकिन अगर वो कहेगा कि x कांस्टेंट नहीं रह रहा, चेंज हो रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि मून और अर्थ का टाइम पीरियड सेम है। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप सॉल्व करते हैं रेजिस्टर्स को या कैपेसिटर्स को। ये दोनों क्या है? पैरेलल में। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा? 2K। और फिर जो स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया 2K, वो तीसरे स्प्रिंग K के साथ क्या है? सीरीज में। तो अब ये दो सीरीज के अंदर है, तो जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा? 1/2K प्लस 1/K। तो एलसीएम क्या होगा? 2K, 1 प्लस 2, 3/2K। अब ये आंसर नहीं है, ये 1/K की वैल्यू है। इसका क्या लोगे आप? इसका आप लोगे रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल लोगे तो ये आपके पास आएगा 2K/3। अब आप टाइम पीरियड का फार्मूला लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/K, और K की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे 2K/3। तो ये आपका आंसर है। इसको जिस मर्जी फॉर्म में आप लिखना चाहो लिख सकते हो, कि मैं इसको लिख सकता हूं 2 पाई अंडर रूट 3/2। तो जब दोनों को डिवाइड हम यहां पर करेंगे और ऊपर हमारे पास है 2 पाई अंडर रूट 3/2 m/K। तो देखें कैंसल आउट क्या होता है? 2 पाई कैंसल आउट हो जाएगा, m/K कैंसल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 3/2। तो रेशो से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों ने याद रखने हैं। ये मून वाले केस को मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सुन लें कि जब हम मून की बात करते हैं कि मून के ऊपर हम एक लेकर जाएं मैस स्प्रिंग सिस्टम को, और अगर हमें वो कह दे खुद कि x की वैल्यू कांस्टेंट है, तो x की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा अंडर रूट 6 टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। लेकिन अगर वो ये मेंशन कर दे कि x कांस्टेंट नहीं है, या सिंपली ना भी कि x कांस्टेंट नहीं है, तो हमें खुद से पता होना चाहिए कि हमने x को कांस्टेंट नहीं लेना। तो फिर हम ये कहेंगे कि टाइम पीरियड मून के ऊपर और अर्थ पर
ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, ये सेम होंगी। ये था मैश स्प्रिंग सिस्टम का टॉपिक, जिसपे हमने मुख्तलिफ उसके एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया। इसको रिवाइज कर लीजिएगा ताकि जो पॉइंट्स आपके हैं वो क्लियर हो जाए। अब हम बात करेंगे सिंपल पेंडुलम की, और सिंपल पेंडुलम में आज हम बेसिक्स की बात कर रहे होंगे, और उन बेसिक्स के बाद जो क्वेश्चंस हैं वो कल हम लेक्चर के स्टार्ट में करेंगे।